नमस्कार जी सभी को। आज कुछ आगे पढ़ते हैं वर्ब का। देखो लास्ट टाइम हमने ये चीज़ें छोड़ी थी कि एडवाइस और इनमें क्या फ़र्क है। ठीक है, आज इनको थोड़ा आगे करते हैं। ये बात हम जान ही चुके थे कि जो आपका ADVISC है ये होता है आपका नाउन। ठीक है जी, और ये एस वाली जो स्पेलिंग है ये होती है आपकी वर्ब। डन। अब देखो हमें नाउन यूज़ करना है, वर्ब यूज़ करना, कैसे पता चलेगा? पढ़ो सेंटेंस को। ही डज़ नॉट नीड योर। अब अपने पास इसमें से कोई ऑप्शन आ गया। ठीक है, मतलब नाउन लिखोगे वर्ब लिखोगे। हमें एक बात का पता है कि जो योर हो गया, ठीक है, माई हो गया, आवर, हीज, हर, ये सब क्या होते हैं? ये सब होते हैं डिटर्मिनर्स। या मतलब इनको जनरली हम पॉजेसिव एडजेक्टिव के नाम से भी जानते हैं। तो इनकी एक प्रॉपर्टी होती है, जब हम प्रोनाउन पढ़ेंगे ना तो इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे। फिलहाल के लिए इतना जान लो, इनकी एक प्रॉपर्टी होती है डिटर्मिनर्स की, क्या कि इनके साथ हमेशा नाउन लिखा जाता है। यूँ कह लो कि इनके साथ लिखा गया एक वर्ड हमेशा नाउन होता है और लिखा जाएगा नाउन ही डेफिनेटली। तो योर के साथ ऑब्वियसली बात है वर्ब तो आप लिख नहीं पाओगे, तो क्या लिखना पड़ेगा? नाउन। ये हिंट है इसको जानने की। ठीक है, आपके पेपर में एक नंबर का क्वेश्चन आता है ना कि पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ, ये चीज़ें उनमें हेल्प करेंगे आपको। ठीक है, तो क्या लिखोगे जिसमें? एडवाइस, जो कि नाउन है। अगला देखो, अब हम कोई भी इंग्लिश में नेगेटिव सेंटेंस लिखते हैं ना, तो जो नोट होता है उसके पहले क्या लिखी जाती है? हेल्पिंग वर्ब। और कोई भी सेंटेंस अगर आपको नेगेटिव लिखना है, पहली बात तो कोई सेंटेंस लिखोगे तो उसमें मेन वर्ब तो लिखनी पड़ेगी। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब बिना भी काम चल जाए, लेकिन मेन वर्ब बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसमें सेंटेंस अगर हेल्पिंग वर्ब है, ये रीडर्स, ये नोट हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। मैं ज़रूरत किसके सेंटेंस में? मेन वर्ब की। तो मेन वर्ब कौन सी लिखोगे आप? एडवाइस। क्लियर इतनी बात? तो जहाँ पे वर्ब की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे वर्ब लिखना, जहाँ पे नाउन की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे नाउन लिखना। आगे देखो जी, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू मे डैश ऑन दिस नंबर। ठीक है, अब ये कंप्लेन वाले हैं, इनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। देखो जी, ये जो कंप्लेन वाला है आपका, कंप्लेन नाउन भी होता है और कंप्लेंट क्या होती है? वर्ब। ठीक है, और कंप्लेन होती है आपकी वर्ब। इसके फॉर्म्स होते हैं, जैसे कंप्लेंट सेकंड फॉर्म हो गई और कंप्लेंट्स ही क्या हो गई? थर्ड फॉर्म हो गई। ये पहली फॉर्म है, सेकंड और थर्ड फॉर्म आपकी यही मानी जाती है। ठीक है, तो ये वर्ब का काम करती है। अगर हिंदी से करना चाहो तो इसका मतलब तो होता है शिकायत। ठीक है, और इसका मतलब होता है शिकायत करना। क्लियर? तो जैसे आपको सही लगे वैसे आप देख लेना। ठीक है, अब देखो जिसको इसमें लिखा है इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, ये आपका एक क्लोज हो गया। इस क्लोज को किसने जोड़ दिया? इफ़ ने। मतलब एक क्लोज ही हो गया और एक क्लोज आगे बनेगा, उन दोनों किसने जोड़ा? इफ़ ने। अब एक बात बताओ, मे, कैन, कुड, मे, माइट, सेल, शुड, ये सब क्या होते हैं? मॉडल होते हैं। और मॉडल के साथ इंग्लिश में क्या लिखा जाता है? पहली फॉर्म लिखी जाती है। तो हमारे पास देखो कंप्लेंट, ये तो हो गया जो आपका नाउन्स, तो ये तो आ नहीं सकता। दूसरा कंप्लेंट, ये आपकी सेकंड फॉर्म हो गई, ये आपकी पांचवी फॉर्म हो गई और ये आपकी पहली फॉर्म हो गई। तो मॉडल के साथ कौन सी फॉर्म लिखते हैं? बेस फॉर्म, जिसको हम पहली फॉर्म के नाम से जानते हैं। तो क्या लिखोगे इसमें? कंप्लेंट। डन इतनी बात। अगले पे आ जाओ, ही डैश अगेंस्ट मी। हम देखो ही सब्जेक्ट है, अगेंस्ट प्रेपोजिशन है, मी इसका ऑब्जेक्ट है। अब हमें इस वर्ब का सब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, सॉरी, हमें इस वर्ब का सब्जेक्ट तो मिल ही गया ही, हमें क्या चाहिए? वर्ब चाहिए। अब हो सकता है ना कि बिना हमने सेंटेंस लिखा ही ना हो, वर्ब की जरूरत ही ना पड़े, लेकिन हम ये जानते हैं ही क्या होता है आपका? प्रोनाउन। और जो प्रोनाउन होता है ना वो क्या काम करता है? नाउन को रिप्लेस करने का। मतलब नाउन को रिप्लेस करेगा, नाउन के साथ नहीं आएगा। इसका मतलब जो यहाँ पे हमें वर्ड लिखना है ना वो वर्ड नाउन नहीं हो सकता। क्या होगा? वर्ब होगी। क्या लिखोगे? सेकेंड फॉर्म। डन इतनी बात। तो आई होप ये कंप्लेन और ये एडवाइस और ये नाउन और वर्ब समझ आ गए होंगे आपको। आगे देखो, अब ये प्रैक्टिस के बारे में जान लेते हैं। ये जो सी वाली स्पेलिंग है ना, ये काम करती है आपका नाउन बनने का, और जो आपकी ऐसी वाली स्पेलिंग है ये काम करती है आपका वर्ब बनने का। तो हमें यूज़ क्या करना है वो देखो। मेक्स आपकी वर्ब हो गई। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर इतनी बात? ये प्रोवर्ब है ना, आपने सुनी होगी। तो यहाँ में हमें क्या चीज़ का सब्जेक्ट चाहिए, और इंग्लिश में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कौन होता है? नाउन या प्रोनाउन। हमें नाउन की जरूरत है, हमें बताया नाउन क्या होता है?
ठीक है, सी वाली स्पेलिंग होती है। क्लियर? तो क्या लिखोगे यहाँ पे? प्रैक्टिस। क्लियर? अगला देखो डू। अब डू आपकी वर्ब हो गई। अब करना क्या है? डू वॉट, वो क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। और हमें पता है इंग्लिश में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कौन होते हैं? नाउन होते हैं। तो क्या लिखोगे जिसमें? प्रैक्टिस। डन, इतनी बात। बस हमें ये जान लें कि नाउन कब यूज़ करना है अपने को, ठीक है? आपको हिंट मिलेंगे छोटी छोटी। अब देखो कैन क्या हो गया जी? मॉडल। डू हो गई मेन वर्ब। अब 2 मेन वर्ब तो इकट्ठी नहीं आती है, मतलब यहाँ पे मेन वर्ब नहीं आएगी। अगर 2 मेन वर्ब इकट्ठी लिखनी है तो कंजक्शन से जोड़ना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पे ना हमारे पास कोई कंजक्शन, सिर्फ ब्लैंक है। ये हेल्पिंग वर्ब मतलब मॉडल हो गई, ये आपकी मेन वर्ब हो गई। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर कोई दूसरी मेन वर्ब नहीं लिख पाओगे, तो क्या लिखना पड़ेगा आपको? नाउन। लिख दो जी यहाँ पे नाउन। क्लियर इतनी बात? तो इसमें इत्तेफाक से सारे क्वेश्चन जो आंसर थे ना वो कौन से आ गए? नाउन वाले आ गए, ठीक है? खैर समझ में आ गया होगा कि ये सी वाली स्पेलिंग नाउन का काम करती है, ये वाली आपकी वर्ब का काम करती है। आगे देखो जी, अभी कुछ क्वेश्चन हैं लिंकिंग वर्ब के हैं। यूँ कह लो ये वो वर्ब्स हैं जिनके मतलब कंटिन्यूटी में आप इनको कंटिन्यूस स्टेट में नहीं लिख पाओगे, मतलब इनके साथ आप आईएनजी मत लगाना, ठीक है? खैर इसको भी लिंकिंग वर्ब कहने की ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान रखो कि इन वर्ब्स के साथ आपको आईएनजी नहीं लिखना, ठीक है? क्यों नहीं लिखना? हम आईएनजी उनके साथ लिखते हैं जो टाइम टेकिंग एक्शन होते हैं, ठीक है? एक बार इसको पढ़ के देखो। वी आर हैविंग रेस्ट हेयर, ठीक है? वी आर हैविंग सम डाउट्स, ठीक? अगर मैं लिखा वी आर हैविंग रेस्ट है तो ऑब्वियस सी बात हम काम कंटिन्यूटी में होगा। अब रेस्ट लेना एक टाइम टेकिंग एक्शन है कि नहीं है, ये सोचो एक बार। हम जब आराम करते हैं, आराम करना टाइम टेकिंग एक्टिविटी है कि नहीं है? ऑब्वियस सी बात है। अगर है तो उसमें टाइम लगेगा, तो फिर इसमें क्या गलत लिखा है? बिल्कुल सही है, ठीक है? अब इसमें देखो वी आर हैविंग सम डाउट्स। आपके कोई दिक्कत है, कन्फ्यूजन है या नहीं है? कोई आपसे पूछता है भाई आपके कोई डाउट है, आपकी रिप्लाई क्या होता है जनरली? यस या फिर नो, यही होगा। ये तो होगा नहीं कि हमारे डाउट चलने लग रहे हैं और जब यहाँ पहुँच जाएगा तो हम बता देंगे डाउट हो गया हमें, ठीक है? तो इसको आप कॉन्टिन्यूटी में नहीं लिख पाओगे, आपकी स्टेट बता रहे हो। जो वर्ब स्टेट बताती है ना उनको कॉन्टिन्यूटी में आप मत लिखना। सही कैसे करोगे? इसको हटाओ, वी हैव, ठीक है? ये कुछ वर्ब्स हैं जैसे हैव हो गया, तो हमने देखा कि हैव के एक साथ एक बार हम आईएनजी लिख पा रहे हैं और एक बार नहीं लिख पा रहे हैं, तो इनका रट्टा मत मारना कि आईएनजी लिख ही नहीं पाएंगे। अगर ये स्टेट बता रहे हैं तो नहीं लिख पाएंगे। अगर इनके साथ कोई ऐसी एक्टिविटी हमने लिखी है जो टाइम टेकिंग है, टाइम लग रहा है जिसमें, तो फिर आईएनजी लिख देंगे, ठीक है? जैसे हैव हो गया, ओन हो गया, अपीयर हो गया, सीन, थिंक, बिलीव, कंसिडर, लुक, सीन दोबारा रिपीट हो गया, स्मेल, टेस्ट, सी, लव, हेट, रिजेंबल, नो, नोटिस, होप, फॉरगेट, डिसलाइक, एटसेट्रा। तो इनके साथ आप आईएनजी मत लिखना भूल के भी, ठीक है? जब ये स्टेट बता रहे हो तब। अगला क्वेश्चन देखो, दे आर लर्निंग इंग्लिश। अब लर्न करना एक एक्टिविटी है, इंग्लिश लर्न करना, तो ये टाइम टेकिंग एक्टिविटी है, इसमें टाइम लगता है। विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स आप कर नहीं पाओगे कुछ भी इसमें, ठीक है? तो अगर टाइम लग रहा है तो सही है, ठीक है? आईएनजी उन वर्ड्स के साथ लिखना जिनमें आप टाइम टेकिंग एक्टिविटीज जो होती हैं, जिनमें आप ये एक्सप्रेस कर पाओ कि इस काम को होने में टाइम लगा होगा कुछ, ठीक है? इसमें कॉन्टिन्यूटी एक्सप्रेस कर पाओ आप। अगला देखो, दे आर लाइकिंग इंग्लिश। मैंने कहा डू यू लाइक इंग्लिश, तो आप यस और नो की उस फॉर्म में जवाब दे सकते हो। तो इसमें लाइकिंग मत लिखना, क्या लिखोगे? दे लाइक इंग्लिश। डन, इतनी बात। अगले में देखो जी, द डॉग इज स्मेलिंग द रोज। अब स्मेलिंग का मतलब यहाँ पे क्या है जी? सूंघना। जो डॉग है वो रोज को क्या कर रहा है? स्मेल कर रहा है, सूंघ रहा है मतलब। तो ये सूंघना एक टाइम टेकिंग एक्टिविटी होती है। अगर टाइम टेकिंग एक्टिविटी होती है, जैसे यूँ समझ के चलना, कोई हमारा एक्शन ए पॉइंट पे हुआ स्टार्ट और बी पॉइंट तक चला, इस बीच में हमारा एक्शन क्या था? कंटिन्यूटी में था। जैसे हमने कहा मान लो ही इज़ टेकिंग टी, तो इस पॉइंट से लेना स्टार्ट किया और इस पॉइंट तक खत्म हो गया था, और बीच में क्या कर रहा था? टेकिंग, ठीक है? तो इस तरीके से आप ये डायग्राम बना के अगर समझ पाओ तो बहुत अच्छा रहेगा। अब इसमें देखो, ये टाइम टेकिंग एक्टिविटी होती है। अगर ये टाइम टेकिंग एक्टिविटी है तो इसमें लिखना सही है। अब इसमें देखो, द रोज इज स्मेलिंग ऑफुल। ऑफुल का मतलब होता है समथिंग अनप्लीजेंट, ठीक है? तो क्या रोज खुद को स्मेल कर रहा होगा? ऑब्वियस सी बात नहीं कर रहा होगा। हम लिखना चाह रहे हैं द रोज इज़ ऑफुल, तो यहाँ पे सही कैसे करोगे? द रोज स्मेल्स ऑफुल, ठीक है? तो वर्ब्स लिखी जरूर है, तो इनका लिखने का पर्पस सिर्फ ये है कि आप रट्टा ना मारो कम से कम कि इनके साथ आईएनजी लगेगा नहीं। अब देखो स्मेल में लग गया आईएनजी, हमने लगा दिया हैव में आईएनजी, ठीक है? इनके साथ जो एक्टिविटी लिखी गई है आप सिर्फ ये चेक करना कि वो टाइम टेकिंग है कि नहीं है, ठीक है? अगला देखो जी, ही इज़ थिंकिंग हिमसेल्फ वाइज।
देखो जैसे लुक का मतलब क्या होता है, लुक का मतलब होता है दिखना। अब जनरली बच्चे क्या कहते हैं लुक का मतलब देखना, ठीक है, तो गलत हो अगर आप लुक का मतलब देखना समझते हो तो। लुक एट का मतलब होता है देखना, ठीक है। लुक फॉर का मतलब होता है सर्च करना। लुक आफ्टर का मतलब होता है केयर करना, ठीक है। लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना, ठीक। तो हमने लिखा, खैर ये तो मैंने आपसे आपको बता दिया, लुक का क्वेश्चन मेरे ख्याल से कोई है नहीं है। देखो ही इज़ थिंकिंग हिमसेल्फ वाइज, ठीक है। अब जो थिंक है ना, थिंक का मतलब होता है बिलीव करना, कि थिंक का मतलब सोचना मत समझना, थिंक का मतलब बिलीव करना, या इनका ऐसा पर्टिकुलर ओपिनियन है, आइडिया है किसी चीज़ को लेके, ठीक है। उसका ऐसा बिलीफ है कि वो मतलब खुद को वाइज समझता है, ठीक है। सोचना वोचने की बात नहीं है, जब इसका मतलब सोचना नहीं है तो इसको आप क्या लिखोगे, ही थिंक्स, ठीक है। क्लियर इतनी बात। अगला देखो जी, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट। अब थिंक अबाउट एक फ्रेजल वर्ब होती है, ठीक है, इसका मतलब होता है सोचना, तो फिर ये लिखना सही है, ठीक है। क्लियर इतनी बात। अगला देखो, जैसे हमने ये लिखा ना, मान लो ही इज़ लुकिंग एट मी, तो ये लिखना सही, क्योंकि लुकिंग एट का मतलब होता है देखना। अब मान लो इसने एक पॉइंट से देखना शुरू किया और मान लो 5 मिनट हो गई, फिर देखना इसका चालू ही है, तो काम प्रोसेस में है, डन इतनी बात। अगले में देखो, ही इज़ नॉट एग्री विद अस। बीए करने से पहले ना ये वाला क्वेश्चन कर लो, उसको सही कैसे करोगे भाई। इज़ हमें पता है हेल्पिंग वर्ब है, टीच आपकी मेन वर्ब है। अब इसके बाद वर्ब में एनजी लगता है तो क्या लिखोगे, ही इज़ नॉट टीचिंग। सिंपल सा क्वेश्चन था, ये समझाने के लिए लिखा गया था ये, ठीक है। तो सही हो गया। इसका देखो, ही इज़ नॉट एग्री विद अस। अब जो एग्री वर्ब है ना, ठीक है, ये जो वर्ब है, पहली बात तो लिंकिंग वर्ब हो गई, ठीक है। तो दूसरी बात, किसी से एग्री होना नहीं होना ये टाइम टेकिंग एक्टिविटी नहीं होती, ये स्टेट होती है, ठीक है। जो स्टेट होती है उनमें एनजी नहीं लगता। अगर इज़ लिखा तो आपको लिखना पड़ेगा एग्रीइंग, ठीक है, इस तरीके से। जो आप लिख नहीं पाओगे तो सही कैसे करोगे, इसको सही ऐसे करो, एग्री नहीं है तो नेगेटिव तो हो ही गया, तो क्या लिखोगे, ही डज नॉट एग्री विद अस। हम जनरली क्या कहते हैं, आई एम नॉट एग्री विद यू, ठीक है। हम जनरली ये कहना होता है हमारा, एक सेकेंड रुको, आई एम नॉट एग्री विद यू, ठीक है, जनरली हम कहते हैं। तो ध्यान रखना, मतलब ये जो एग्री वर्ब है ना, इसका यूज़ आप इंडेफिनेट में ही करना, क्योंकि इसको कॉन्टिन्यूटी में कभी एक्सप्रेस कर नहीं पाओगे, तो सिंपल ये लिखना, आई डू नॉट एग्री विद यू। क्लियर इतनी बात। तो इनके और भी यूजेस हैं, बाकी हम कल पढ़ते हैं। फिलहाल इतना ध्यान रखना जो आपको पढ़ा गया है, ठीक है। ये एडवाइस का हमने पढ़ा है, कंप्लेंट का पढ़ा है, प्रैक्टिस का पढ़ा है, ठीक है। और ये जो वर्ब्स हैं इनका ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर। इनके साथ आईएनजी तभी लिखना जब इसमें आप टाइम टेकिंग एक्शन को जस्टिफाई कर पाओ, अदरवाइज इनको फिर बेस फॉर्म में लिखना, मतलब पहली फॉर्म में लिखना। क्लियर इतनी बात। या फिर ये हो सकता है कि आप इनको सेकंड फॉर्म में लिख पाओ आराम से, थर्ड फॉर्म में लिख पाओ, लेकिन इसमें आईएनजी मत लगाना। क्लियर।